नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में न्यूक्लियस के शेप के बारे में डिस्कस किया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और उसकी रेडियस और मास नंबर के साथ एक रिलेशन दिया। वो क्या था हमारे पास, जो रेडियस होती है किसी न्यूक्लियस की वो R इजिकल टू क्या होती है, R0 इंटू A⁴ जहाँ A क्या है हमारे पास मास नंबर है, R0 क्या है कोई कांस्टेंट है, R क्या है उस जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी क्या है रेडियस है, जिसको हमने कैसा एज्यूम कर रखा है, स्फेरिकल एज्यूम कर रखा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल हुआ सिर्फ उन न्यूक्लियाई के लिए जो कैसे थे हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई थे, या फिर जिनके लिए जो A की वैल्यू थी वो लेस देन क्या थी 20 थी। लेकिन जैसे जैसे हम हायर न्यूक्लियाई की ओर गए या फिर हैवी न्यूक्लियाई की ओर गए, कहने का मतलब ये है जैसे हमने मास नंबर की वैल्यू बढ़ाई, यानी मास नंबर की वैल्यू हमने 20 से जैसे ज़्यादा की, यानी हम 50 तक गए, 75, 80 या 236 यूरेनियम तक गए, तो हमने देखा कि जो शेप है न्यूक्लियस का वो अब परफेक्ट स्फेयर नहीं है। क्या हो गया, स्फेयर से कुछ क्या हो गया, डेविएट हो गया। और उस डेविएशन को ये सेटिस्फाई, अगर शेप स्फेरिकल से क्या हो गया, डेविएशन हो गया, तो उसकी कोई रेडियस बची नहीं, यानी वो अब वो स्फेरिकल शेप का नहीं है। तो इसी को समझाने के लिए या फिर इसी डेविएशन को समझाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि क्यों जो हमारे न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट इज मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए स्फेरिकल शेप। ओके, अब यहाँ पर क्या आया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शेप को कैसे इफेक्ट करेगा, आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। अगर प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा या फिर प्रोटॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, डेविएशन आएगा, या प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का शेप होगा उसमें भी क्या आएगा, कुछ डेविएशन आएगा। और उसी न्यूक्लियर चार्ज के डेविएशन की वजह से, या फिर जो न्यूक्लियर का चार्ज डेविएट हुआ या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन डेविएट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे न्यूक्लियस के शेप में भी क्या हुआ, डेविएशन हुआ। और उसको हम बताएंगे किसकी हेल्प से, क्वाड्रुपोल मूवमेंट की हेल्प से। ओके, पहले केस में हमने क्या ले लिया कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ऐसे न्यूक्लियस या जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनके लिए जो क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू आई 0 आई, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जो कैसे होते हैं, शेप में स्फेरिकल होते हैं, उनके लिए क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके, दूसरे केस में हमने देखा कुछ न्यूक्लियाई ऐसे थे जिनके लिए जो क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हुई, 0 से ज़्यादा हुई, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनका शेप कुछ कैसा हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि जो हमारी सिमेट्री है न्यूक्लियस की वो अलोंग जेड एक्सिस है, तो मैं देख रहा हूं कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अलोंग हो गया है, जेड एक्सिस के अलोंग हो गया है। यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किस डायरेक्शन में चले गए हैं, जेड डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, और उसका जो शेप है स्फेरिकल में रह के क्या हो गया, कुछ डेविएट हो गया। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, प्रोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोलेट। यानी जब जो Q0 है, या फिर जो Q0 का मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्वाड्रुपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होगी तो शेप कैसा हो जाता है, प्रोलेट हो जाता है। यानी कैसा, इस फनी वे में हम क्या बोल सकते हैं, एक अंडे की तरह या फिर एग की तरह हो जाता है। ऐसा एग होता है तो हम समझ सकते हैं कि कैसा हो जाता है, एग की तरह हो जाता है। कब, जब क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है। या फिर दूसरे शब्द में बोलें कि जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो अलोंग द सिमेट्रिक एक्सेस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सिमेट्रिक एक्सेस हमने कौन सी एज्यूम कर रखी है यहाँ पर, जेड एक्सेस को क्या एज्यूम कर रखा है हमने, सिमेट्रिक एक्सेस ऑफ न्यूक्लियस एज्यूम कर रखा है। और अगर सिमेट्रिक एक्सेस के अलोंग हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसका शेप डेविएट हो जाता है। और डेविएशन की वजह से जो हमारे पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। और जब क्वाड्रुपोल मूवमेंट 0 से ज़्यादा होता है तो शेप कैसा हो जाता है,
प्रोलेट हो जाता है या फिर एक अंडे की तरह हो जाता है। नाउ नेक्स्ट केस में क्या है कि जब हमारा क्वाड्रुपोल, ऐसे कुछ ऐसे न्यूक्लियाई भी थे जिनके लिए जो क्वाड्रुपोल मोमेंट की वैल्यू आई वो क्या आई, 0 से कम आई, यानी कैसी वैल्यू आई उनके लिए, नेगेटिव वैल्यू आई। तो नेगेटिव वैल्यू आई तो देखा गया कि उनका उन न्यूक्लिया का शेप कैसा है, ऐसा है। यानी इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो क्या नहीं है, अलोंग द सिमेट्रिक एक्सिस नहीं होगा, कैसे है, परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस है। ठीक, सिमेट्रिक एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस है। लेकिन इस केस में जब हमारे पास क्यू नॉट लेस देन क्या है, 0 है, तो हमारे पास इसके क्यू नॉट का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रुपोल मूवमेंट जब लेस देन 0 है या फिर नेगेटिव है, उस केस में जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट न होकर कहाँ है, सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है या सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में है। यानी कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में अभी क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया, और कहाँ जो सिमेट्रिक एक्सिस थी उसके वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। और इस केस में जो हमारा शेप बनता है, इस शेप को हम बोलते हैं क्या, ऑब्लेट। यानी जब जो क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तब उस केस में जो शेप आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लेट बोलते हैं। ओके, तो ये तो क्या हो गया, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, या थ्योरेटिकली हमने समझा दिया कि किस तरीके से जो क्वाड्रुपोल मूवमेंट होता है वो किसी न्यूक्लियर के शेप को डिफाइन करता है। नाउ अब इसके लिए एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ फॉर्मूला फॉर क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की क्वाड्रुपोल मूवमेंट को हम न्यूक्लियस, जो यहाँ पर न्यूक्लियस के जो ए और बी हैं, ए और बी क्या है, इनको हम बोलते हैं क्या, सेमी एक्सिस। इन सेमी एक्सिस के टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसको, इस क्वाड्रुपोल मूवमेंट को। एंड दिस क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्यू नॉट कैन बी रिटन एज 2 × z डिवाइडेड बाई 5 × a² - b²। ओके, ये क्या है हमारे पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला है। वेयर क्यू नॉट तो क्या है हमारे पास, क्वाड्रुपोल मूवमेंट है। ये जेड क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस है। ए क्या है, ए है हमारे पास क्या, सेमी एक्सिस। किस डायरेक्शन में, सिमेट्रिक एक्सिस की डायरेक्शन में। और यहाँ पर अभी सिमेट्रिक एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन में हमारा न्यूक्लियस क्या है, सिमेट्रिक है। यानी जेड डायरेक्शन में जो हमारे पास सेमी एक्सिस है वो कितनी है हमारे पास, ए है। तो हमारे पास जो ए है वो क्या है, हमारे पास जो ए है वो क्या है हमारे पास, सेमी एक्सिस इन जेड डायरेक्शन, ओके, सेमी एक्सिस इन जेड डायरेक्शन। और बी क्या है, बी है हमारे पास सेमी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द जेड डायरेक्शन। बी क्या है हमारे पास, सेमी एक्सिस है, लेकिन कैसे है, परपेंडिकुलर टू द जेड डायरेक्शन है। और इन दोनों के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रुपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर केस फर्स्ट लें हम, केस फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ए = बी, यानी सेमी एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, या फिर सेमी एक्सिस अलोंग सिमेट्रिक एक्सिस और सेमी एक्सिस अलोंग परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस, दोनों अगर बराबर हों तो उस केस में हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। देन जो हमारे पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्यू नॉट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। ये कौन सा केस है हमारा, स्फेरिकल केस है। यानी जब न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेयर का होता है, तो उस केस हमारे a = b होगा, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि स्फेयर की रेडियस को दिखा रहे हैं, और स्फेयर की रेडियस क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। तो a = किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। और जैसे हम इस फॉर्मूले में a = b पुट करेंगे तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने थ्योरेटिकली भी देखा कि जो हमारे पास अगर न्यूक्लियस का शेप कैसा हो, स्फेरिकल हो, या फिर जो हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई होंगे उनके लिए जो क्यू नॉट की वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है। वही हमने यहाँ क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है हमारे पास, जब हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो, बी से ज़्यादा हो। ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, सेमी एक्सिस अलोंग जेड डायरेक्शन क्या है, सेमी एक्सिस अलोंग परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन से क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो क्यू नॉट की वैल्यू अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो क्यू नॉट आएगा हमारा ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास कौन सा शेप है, ये वाला शेप है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारे पास ए है वो बी से क्या है, ज़्यादा है। जब ए बी से ज़्यादा हो रहा है तो हमारा शेप कैसा हो जा रहा है, प्रोलेट हो जा रहा है। शेप कैसा हो जा रहा है हमारा, इन दिस केस शेप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोलेट।
कैसा होगा, प्रोलेट होगा। अब नेक्स्ट केस में हम देखते हैं केस थर्ड में हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो ए है वो क्या है, लेस देन बी है। तो यहाँ सिंपली हम देख सकते हैं अगर ए लेस देन बी होगा तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस टाइम पर, नेगेटिव। यानी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। ओके, नाउ आप इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, क्यू नॉट लेस देन 0 है। अगर मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली भी हमने देखा कि जो हमारे पास अगर ए की वैल्यू बी से क्या हो, कम हो, तो इस केस में v क्या है, इतना है, a क्या है, इतना है, यानी यहाँ पर a लेस देन क्या है, b है। अगर a लेस देन b होता है तो q नॉट की वैल्यू कैसे हो जा रही है, इस फॉर्मूले से नेगेटिव हो जा रही है। अगर q नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो शेप कैसा होता है, इसका ऑवलेट होता है। तो ये शेप कैसा हो जाएगा हमारे पास, ऑवलेट शेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट हो गया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूनिट ऑफ क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्या होती है, यूनिट ऑफ क्यू नॉट, यूनिट ऑफ क्यू नॉट। ओके, नाउ बड़ा सिंपल है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, ये ए और बी दोनों क्या हैं, डिस्टेंस हैं, और ये जेड क्या है, नंबर है, 2 क्या है, नंबर है, 5 क्या है, नंबर है, यानी ये कांस्टेंट है। इतना पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसकी यूनिट तो कुछ होती है नहीं। यूनिट किनकी होती है, इसकी होती है। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल मीटर स्क्वायर आ जाएगी। यूनिट ऑफ क्यू कितनी आ जाएगी, मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ओके, नाउ अगर ये मीटर स्क्वायर आ रही है, लेकिन जो वैल्यू होती है क्यू नॉट की वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। क्या होती है, जो वैल्यू ऑफ क्यू नॉट होती है वो बहुत छोटी होती है। तो इस क्यू नॉट को डिफाइन करने के लिए एक और यूनिट बना दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्न। क्या बोलते हैं, बार्न। एंड अनदर यूनिट ऑफ Q नॉट या फिर another unit of quadrupole movement is known as barn, and the one barn is equal to 10 to the power minus 28 मीटर, सॉरी हाँ 28 मीटर स्क्वायर। यानी एक बार्न की जो वैल्यू होती है वो 10 टू दी पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ओके, जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया तो ड्यूट्रॉन के लिए सबसे पहले न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू निकाली गई और वो अप्रॉक्स निकल के आई। ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियॉन होते हैं। ये क्या होता है, ड्यूट्रॉन। अगर हम क्यू नॉट फॉर ड्यूट्रॉन निकालूंगा, क्यू नॉट फॉर ड्यूट्रॉन, तो ये आता है लगभग 2.8 मिली बार्न। क्या आता है, 2.8 मिली बार्न। अगर मिली बार्न लिखेंगे तो इसको हम मीटर में क्या लिख सकते हैं, 2.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ड्यूट्रॉन के लिए क्वाड्रुपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। तो ये क्या था हमारा क्वाड्रुपोल मोमेंट, जिसकी हेल्प से हमने बताया कि क्यों जो हमारे पास न्यूक्लियस का शेप होता है वो अपने स्फेरिकल शेप से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो आंसर हमारा निकल के आया, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस एंड अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, जब सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग हुआ तो शेप कैसा हो गया, प्रोलेट हो गया। और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो हमारा चार्ज जो हमारा शेप है वो कैसा हो गया, ऑब्लेट हो गया। या फिर इसको किसकी तरह बोल सकते हैं हम, पंपकिन की तरह या फिर कद्दू की तरह हो गया ये बोल सकते हैं। और एक किसकी तरह हो गया, अंडे की तरह। और ये तो सिंपल क्या हो गया हमारे पास, स्फेयर है। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।